तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन, यानी कि जनन अंग। ये जनन अंग क्या होता है? सवाल आता है कि ये जनन अंग होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जनन अंग क्या होता है? वैसे अंग जो रिप्रोडक्शन में भागीदारी रखता हो, जो जनन में भाग लेता हो, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, जनन अंग कह देंगे। क्या कह देंगे? जनन अंग, यानी कि वैसे अंग जो जनन में भाग लेता हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे, जनन अंग कह देंगे। क्या कह देंगे? जनन अंग कह देंगे। ओके, आगे चलते हैं। ये जनन अंग को जो है कितने पार्ट्स में हम लोग मेनली डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेनली हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो हमारा कहलाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि प्राथमिक जनन अंग। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो हमारा सेकंड पार्ट है, वो कहलाता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि द्वितीयक जनन अंग। तो इस तरह से हम लोगों ने जनन अंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हमारा था प्राथमिक जनन अंग और दूसरा हमारा है द्वितीयक जनन अंग। ओके, अब प्राथमिक जनन अंग यदि बात करें होता क्या है, तो प्राथमिक जनन अंग नर का, किसका? प्राथमिक जनन अंग नर का क्या होता है? मेल का प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? तो नर का प्राथमिक जनन अंग टेस्टीज होता है। क्या होता है? टेस्टीज, वृषण। हम पहले भी बता चुके हैं कि टेस्टीज यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि TESTIS का मतलब था एक वृषण, एक टेस्टिकल्स। अब जब 2 टेस्टिकल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, टेस्टीज कह देंगे। यानी कि कितने टेस्टिकल्स हैं? 2 टेस्टिकल्स हैं। तो नर में कितने टेस्टिकल्स पाए जाते हैं, कितने वृषण पाए जाते हैं? 2 वृषण पाए जाते हैं। तो नर का जो प्राथमिक जनन अंग है, नर का जो प्राथमिक जनन अंग है, वो क्या कहलाता है? टेस्टीज कहलाता है, यानी कि वृषण, जो कि 1 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर्स? 1 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक जोड़ा मौजूद होता है। अब यदि बात करेंगे प्राथमिक जनन अंग मादा का, प्राथमिक जनन अंग यदि बात करेंगे मादा का, फीमेल का, तो मादा का जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय, ओवरीज। क्या होता है? ओवरीज। और ये भी कितने पाए जाते हैं? तो ये भी 1 पेयर पाए जाते हैं, 1 जोड़ा पाए जाते हैं। ये तो हमारा था प्राथमिक जनन अंग नर का और मादा का। नर का प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस और मादा का प्राथमिक जनन अंग ओवरीज। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। द्वितीयक जनन अंग है ना, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, यानी कि जनन अंग का जो हमारा दूसरा पार्ट्स था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक जनन अंग, यानी कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यदि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव बात करें हम लोग नर का, यानी कि मेल का और फीमेल का, तो पहले हम लोग बात करते हैं मेल का। ओके, मेल का सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि द्वितीयक जनन अंग क्या होता है? तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, शुक्रवाहक, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि कंद मूत्रपथ ग्रंथि, कॉपर्स ग्लैंड यानी कि कॉपर्स ग्रंथि, पेनिस यानी शिश्न, ETC इत्यादि। तो ये जो सारे ऑर्गन्स के जो मैंने नाम लिखा है, तो ये क्या है? ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। किसके? मेल के। किसके हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके हैं? मेल के, है ना, द्वितीयक जनन अंग है। अब यदि बात करेंगे द्वितीयक जनन अंग मादा का, मादा का द्वितीयक जनन अंग क्या होता है? तो मादा का द्वितीयक जनन अंग क्या क्या है? देखो, अंडवाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका, इसी को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। ओके, फिर सेकंड क्या है? गर्भाशय, यूट्रस। थर्ड क्या है? वजाइना, योनि। और फोर्थ क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्रंथि इत्यादि। तो इस तरह से ये हमारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल्स के। तो इस तरह से मेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं? तो टेस्टिज हैं। और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल्स के क्या हैं? तो ओवरीज हैं। ओके, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि द्वितीयक जनन अंग नर के अलग हैं और मादा के अलग हैं। नर के क्या क्या हैं? अधिवृषण है, शुक्रवाहक है, शुक्राशय है, पुरस्थ ग्रंथि है, कंद मूत्रपथ ग्रंथि है, या फिर इसी को हम लोग कॉपर्स ग्रंथि भी कहते हैं, और शिश्न है, या लिंग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? लिंग भी कहा जाता है।
अब यदि बात करेंगे मादा का सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है, तो क्या क्या थे, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बार्थोलिन ग्रंथि इत्यादि। ओके, तुम लोग आगे चलते हैं। अब इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, इन सेक्स ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं। तो इनके अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि हमारा जो प्राथमिक जनन अंग है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो हमारे फर्स्ट पार्ट्स हैं, हम लोगों ने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं। तो इसके 2 कार्य हमें मैंने लिखा हुआ है, देखो। पहला कार्य, इट फॉर्म्स द गैमेट, यह युग्मक का निर्माण करता है। यानी कि प्राथमिक जनन अंग, यदि प्राथमिक जनन अंग का हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब किसका बात कर रहे हैं, तो नर में किसका, वृषण का बात कर रहे हैं, टेस्टिस का बात कर रहे हैं। और जबकि मादा में किसका बात कर रहे हैं हम लोग, अंडाशय का बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो फंक्शंस मैंने लिख रखे हैं, ये किसके फंक्शंस हैं, तो वृषण और अंडाशय के फंक्शन है, यानी कि प्राथमिक जनन अंग के फंक्शन है। वृषण और अंडाशय को क्या कहा जाता है, प्राथमिक जनन अंग। क्या कहा जाता है, प्राथमिक जनन अंग। तो ये फंक्शंस, यानी कि पहला फंक्शन जो है, कार्य है, यह है कि यह युग्मक का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, युग्मक का निर्माण करता है। यानी कि नर जो युग्मक का निर्माण करेगा वो नर युग्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नर युग्मक कहलाएगा। और मादा जो युग्मक का निर्माण करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मादा युग्मक कहेंगे, मादा युग्मक कह देंगे। अब नर युग्मक किसे कहा जाता है, शुक्राणु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शुक्राणु को कहा जाता है। जबकि मादा युग्मक किसे कहा जाता है, अंडाणु को कहा जाता है, यानी कि एग को। किसे कहा जाता है, एग को। ओके, तो ये युग्मक का निर्माण करता है कौन, प्राथमिक जनन अंग। और प्राथमिक जनन अंग का मतलब क्या है कि वृषण और अंडाशय। अब वृषण नर युग्मक का निर्माण करेगा, अर्थात शुक्राणु का निर्माण करेगा। जबकि मादा का प्राथमिक जनन अंग क्या है, अंडाशय। अंडाशय किसका निर्माण करेगा, मादा युग्मक का। और मादा युग्मक किसे कहा जाता है, तो अंडाणु को कहा जाता है। तो पहली बात हुई, प्राथमिक जनन का पहला कार्य क्या है कि यह युग्मक का निर्माण करता है। फिर दूसरा है, यह जनन हार्मोन का स्राव करता है। किसका स्राव करता है, जनन हार्मोन का स्राव करता है। वैसे तो हमारे बॉडी में चाहे मेल हो या फीमेल हो, कई टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है कि वैसे हार्मोन्स जो जनन में भागीदारी रखता हो, वैसे हार्मोन्स जो जनन में भागीदारी रखता हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे, जनन हार्मोन कह देंगे। क्या कह देंगे, जनन हार्मोन। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वैसे अंग जो जनन में भागीदारी रखता हो उसे जनन अंग कहा जाता है। उसी तरह वैसे हार्मोन्स जो जनन में भागीदारी रखता हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, जनन हार्मोन कह देंगे। तो प्राथमिक जनन अंग का जो दूसरा कार्य है क्या है कि यह जनन हार्मोन का स्राव करता है। इट सिक्रीट रिप्रोडक्टिव हार्मोन और सेक्स हार्मोन्स। क्लियर है। तो आगे चलते हैं हम लोग। द्वितीयक जनन अंग क्या है, द्वितीयक जनन अंग के कार्य। ये तो हमारा प्राथमिक जनन अंग के कार्य थे, और दूसरा हमारा क्या है, द्वितीयक जनन अंग का कार्य। द्वितीयक जनन अंग का कार्य क्या है, ये युग्मक के संलयन में मदद करने के लिए युग्मकों के लिए मार्ग बनाते हैं। यानी कि ये जो प्राथमिक जनन अंग द्वारा जो युग्मक का निर्माण हुआ है, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, इनके मिलने का यानी कि फ्यूजन, जिसको हम लोग निषेचन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या कहलाता है, निषेचन। तो वो जो निषेचन की जो प्रक्रिया होगी आगे, फर्टिलाइजेशन जो होगी, उसके लिए मार्ग बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, मार्ग बनाने के लिए काम करते हैं, मार्ग बनाने में मदद करते हैं। ओके, जैसे कि मेल गेमेट क्या कहलाता है हमारा, स्पर्म। ओके, स्पर्म कहलाता है। और फीमेल गेमेट हमारा क्या कहलाता है, एग कहलाता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु। इनका फ्यूजन होगा, इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। जैसे कि स्पर्म एन है और एग भी क्या है, एन है। तो इनका फ्यूजन होगा तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो ये जो निषेचन जो करता है,
निषेचन जो करता है उसके लिए मार्ग बनाने का कार्य कौन करता है? तो द्वितीयक जनन अंग करता है। कौन करता है? द्वितीयक जनन अंग। और द्वितीयक जनन हम लोगों ने अभी पढ़ चुका है कि नर का क्या क्या होता है। नर का देखो क्या क्या था, अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि, कंदमूत्र पथ ग्रंथि, या इसी को हम लोग कॉपर्स ग्रंथि भी कहते हैं, और शिश्न। यानी कि ये जो नर है, नर के जो द्वितीयक जनन अंग है, ये इनका काम क्या है कि ये जो युग्मकों का जो संलयन होगा उसके लिए मार्ग बनाते हैं। जैसे कि मादा का द्वितीयक जनन अंग क्या क्या है, तो अभी देखा फेलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी, इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं, और गर्भाशय, योनि, बार्थोलिन ग्रंथि। यानी कि ये जितने भी मेल और फीमेल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, द्वितीयक जनन अंग है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि वो जो युग्मक जो बना है किसके द्वारा? प्राथमिक जनन अंग यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जो बना है उसके निषेचन के लिए, उसके फ्यूजन के लिए क्या करना? मार्ग बनाना। क्या बनाना? मार्ग बनाना। ये किनका कार्य है? ये द्वितीयक जनन अंग का कार्य है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब प्राथमिक जनन अंग के कार्य अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है। जैसे कि टेस्टिस, हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक जनन अंग नर का, यदि बात करेंगे किसका बात करेंगे? नर का। तो नर का क्या होता है प्राथमिक जनन अंग? टेस्टिस, वृषण। और फिर मादा का यदि बात करेंगे हम लोग, मादा का, तो मादा का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? ओवरीज होता है, अंडाशय होता है। ओके, इनका फंक्शंस क्या है, इनका कार्य क्या है? तो ये हमारा कार्य लिखा हुआ है। ओके, देखो यहाँ पर वृषण, टेस्टिस, टेस्टिस के पहला कार्य क्या है? यह शुक्राणु का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। इट प्रोड्यूस स्पर्म्स, जो कि हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु को मेल गैमेट कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। तो वृषण का पहला कार्य है कि यह शुक्राणु का निर्माण करता है। फिर दूसरा कार्य, दूसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं। इट सिक्रीट मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन दैट इज एंड्रोजन, जिसे क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या कहा जाता है? इसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ओके, तो ये वृषण का दूसरा कार्य हुआ। पहला कार्य क्या हुआ कि यह शुक्राणु का निर्माण करता है। कौन शुक्राणु का निर्माण करता है? प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग किसका? तो नर का। नर का प्राथमिक जनन अंग जो हमारा वृषण है, वृषण का पहला कार्य है कि यह शुक्राणु का निर्माण करता है। यानी कि शुक्राणु जो बनता है, शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। लेकिन यदि बात करेंगे जनन हार्मोन्स का, किसका? जनन हार्मोन्स का, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का, तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो सिक्रीट होंगे, जो स्रावित होंगे, वो कहाँ से स्रावित होंगे? वो कहाँ से स्रावित होंगे? तो वो टेस्टिस से स्रावित होंगे। और हम लोग जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हमारा एंड्रोजन कहलाता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित हो रहा है? तो टेस्टिस से हो रहा है। तो ये तो हमारा था टेस्टिस के फंक्शंस, टेस्टिस के कार्य। ओके, अब हम लोग चलते हैं ओवरीज यानी कि अंडाशय। अंडाशय जो है हमारा मादा का प्राथमिक जनन अंग है। उस अंडाशय का कार्य क्या है? तो अंडाशय का पहला कार्य है इट प्रोड्यूस एग। यह अंडाणु का निर्माण करता है। यह किसका निर्माण करता है? यह अंडाणु का निर्माण करता है। यानी कि अंडाशय का काम था, क्या काम था? यानी कि अंडाशय हमारा क्या? एक प्राथमिक जनन अंग है। और प्राथमिक जनन अंग का काम क्या था कि यह युग्मकों का निर्माण करता है। और अंडाणु हमारा कैसा युग्मक है? अंडाणु हमारा मादा युग्मक है, यानी कि फीमेल गैमेट है। तो इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट दैट इज एग, है ना? यह मादा युग्मक का निर्माण करता है, अर्थात अंडाणु का निर्माण करता है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था किसका? अंडाशय का। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट। इट सिक्रीट फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इट सिक्रीट फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यह मादा जनन हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। यानी कि हमारा जो मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन जो था वो क्या था? वृषण था। और वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्रावित हुआ था? तो नर जनन हार्मोन का स्रावित हुआ था, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। वही बात करें हम लोग यदि अंडाशय का, तो अंडाशय हमारा प्राथमिक जनन अंग है किसका? तो मादा का। और उस प्राथमिक जनन अंग यानी कि अंडाशय से
किस हार्मोन का स्राव हो रहा है? तो मादा जनन हार्मोन का स्राव हो रहा है। और मादा जनन हार्मोन हम लोग किसे कहते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है। तो अंडाशय का ये दूसरा कार्य हुआ कि यह मादा जनन हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। ओके, आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन, यानी कि जनन अंग का विकास। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे जनन अंग है ना, मेल का था हमारा टेस्टिस और फीमेल का हमारा क्या था? ओवरीज। तो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, इन प्राथमिक जनन अंगों का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है ना? सवाल आता है कैसे हुआ है, किससे हुआ है, कहाँ से हुआ है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, यानी कि IUL, टेस्टिस एंड ओवरीज डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, है ना, यानी कि अंतःगर्भाशयी जीवन IUL के दौरान मेसोडर्म से वृषण और अंडाशय विकसित होते हैं। ये मेसोडर्म क्या है? जब जब एग, देखो यहाँ पर, जब एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं यानी कि निषेचित होते हैं, तो वो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, 2n बनता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज। फिर युग्मनज से आगे क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो भ्रूण में ही एक स्टेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोला स्टेज। कौन सा स्टेज कहते हैं? गैस्ट्रोला स्टेज कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन। तो उस गैस्ट्रुलेशन में जो है 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, जिसमें देखो यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। ओके, जिसमें पहला हमारा है एक्टोडर्म। ओके, सेकंड हमारा है मेसोडर्म और थर्ड हमारा है एंडोडर्म। ओके, तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन होते हैं। और पहला हमारा क्या है? एक्टोडर्म। और सेकंड क्या है? मेसोडर्म। और थर्ड वन क्या है? एंडोडर्म। यानी कि एक्टोडर्म को हम लोग हिंदी में कहते हैं बाह्य चर्म, मेसोडर्म को मध्य चर्म और एंडोडर्म को अंतःचर्म। तो ये 3 जर्म लेयर्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से क्या होता है? अलग अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसी में से यदि बात करेंगे हम लोग कि जनन अंग का विकास इन तीनों चर्म में से किस चर्म से होता है, किस डर्म से होता है, किस जर्म लेयर से होता है? तो ये यानी कि जनन अंग यानी कि वृषण और अंडाशय का जो विकास होता है, जो निर्माण होता है, इन तीनों जर्म लेयर में से किस जर्म लेयर से होता है? तो आंसर होगा हमारा मेसोडर्म। यानी कि ये जो मेसोडर्म है, इसी मेसोडर्म से क्या होता है कि वृषण यानी कि टेस्टिस और अंडाशय यानी कि ओवरीज का फॉर्मेशन होता है, ओवरीज का डेवलपमेंट होता है। क्या पॉइंट लिखा हुआ है? अंतःगर्भाशयी जीवन। क्या लिखा हुआ है? अंतःगर्भाशयी जीवन ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ये इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी कि IUL होता क्या है? जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड हुए थे, निषेचित हुए थे, तो किसका फॉर्मेशन किया था? जाइगोट का फॉर्मेशन किया था, युग्मनज का निर्माण किया था। फिर युग्मनज से क्या हुआ? भ्रूण बना। क्या बना? भ्रूण बना। यानी उसमें कुछ स्टेजेस आए, जैसे कि गैस्ट्रुला हुए, है ना, गैस्ट्रुलेशन हुआ। और गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें जो पहला जर्म लेयर था हमारा वो है एक्टोडर्म, और जो दूसरा था मेसोडर्म, और तीसरा हमारा क्या है? एंडोडर्म। तो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से क्या होता है? हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं। और ऑर्गन्स डेवलप्ड होते ही एक फुल्ली मैच्योर्ड क्या हो जाते हैं? फीटस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फीटस यानी कि शिशु बन जाते हैं। तो ये भ्रूण यानी कि इम्ब्रियो से जो ये फीटस बना, शिशु बना, तो ये पहले इम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। कहाँ इम्प्लांट होता है? तो हमारे यूट्रस में इम्प्लांट होता है। इसी इम्प्लांटेशन के बाद भ्रूण यानी कि इम्ब्रियो जो है विकसित हो जाता है, किसमें? एक फीटस, एक शिशु में विकसित हो जाता है। तो ये जो भ्रूण से
जो शिशु का सफ़र हुआ, ये सफ़र कहाँ हुआ इसका, तो ये सफ़र कहाँ हुआ, तो ये गर्भाशय में हुआ। कहाँ हुआ, गर्भाशय में हुआ। तो इसी लाइफ को कहा जाता है, इसी जीवन को कहा जाता है अंतःगर्भाशयी जीवन। तो अंतःगर्भाशयी जीवन के दौरान मेसोडर्म, क्या, मेसोडर्म यानी कि मध्य चर्म से वृषण और अंडाशय विकसित होते हैं। आंसर क्लियर है। तो जनन अंग यदि पूछ लेंगे, जनन अंग का जो है विकसित किस चर्म से हुआ है, किस जर्म लेयर से हुआ है, तो वो मेसोडर्म से हुआ है, यानी कि मध्य चर्म से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हम लोगों ने जाना कि किससे विकसित होता है, किस जर्म लेयर से विकसित होता है, तो मेसोडर्म या मध्य चर्म से होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि कहाँ विकसित होता है, कहाँ डेवलप्ड होते हैं ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो कहाँ डेवलप्ड होते हैं ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वे उदर गुहा में विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं, उदर गुहा में विकसित होते हैं। दे डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मेनली जो हमारा पहला पार्ट्स था वो था हमारा कौन सा रीजन, तो सिफेलिक रीजन। क्या था, सिफेलिक रीजन। दूसरा हमारा क्या था, थोरेसिक रीजन। और तीसरा हमारा क्या था, एब्डोमिनल रीजन। और चौथा हमारा क्या था, पेल्विक रीजन। क्या था, पेल्विक रीजन, जिसमें सिफेलिक रीजन हमारे कंधे से ऊपर वाला हिस्सा था। फिर थोरेसिक रीजन हमारा क्या था, कंधे से नीचे और डायाफ्राम के ऊपर वाला थोरेसिक था। फिर डायाफ्राम के नीचे और कमर के ऊपर एब्डोमिनल कैविटी था, एब्डोमिनल रीजन था। फिर कमर के नीचे हमारा पेल्विक रीजन था, जिसमें हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो पेल्विक रीजन में पाए गए थे। टेस्टिस कहाँ पाया गया था, पेल्विक रीजन में टेस्टिस पाया गया था। जबकि एब्डोमिनल रीजन में ओवरी पाया गया था, ओवरीज पाया गया था, है ना। यहाँ तक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एब्डोमिनल रीजन में ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, जबकि पेल्विक रीजन में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये तो प्रेजेंट होते हैं, है ना, पाए जाते हैं। लेकिन इनका विकास कहाँ होता है, यदि बात करें हम लोग कि इनका विकास कहाँ होता है, इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो इनका जो डेवलपमेंट होता है, इनका जो विकास होता है, वे उदर गुहा में ही होते हैं, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं। चाहे टेस्टिस हो या ओवरीज हो, इन दोनों का जो डेवलपमेंट होता है, इनका जो विकास होता है, वो उदर गुहा में ही होता है। लेकिन पाया कहाँ जाता है मेल में, तो पेल्विक रीजन में। और फीमेल में कहाँ पाया जाता है, तो एब्डोमिनल रीजन में। होता क्या है कि ये, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो 6 मंथ तक तैयार हो जाते हैं। कितने मंथ तक, 6 मंथ तक जो है पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि 7वें महीने से शुरू होता है, 7वें महीने से शुरू होता है और 9वें महीने तक, कौन से महीने तक, 9वें महीने तक, या जन्म के दौरान, या जन्म के दौरान होता क्या है कि वो जो मेल में जो वृषण का जो निर्माण हुआ है, टेस्टिस का जो निर्माण हुआ है, कहाँ हुआ है, तो उदर गुहा में हुआ है, एब्डोमिनल रीजन में हुआ है। वो हमारे पेल्विक रीजन में आ जाते हैं। वो कहाँ आ जाते हैं, हमारे पेल्विक रीजन में आ जाते हैं, जो कि एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटी थैली नुमा संरचना होती है, जिसे वृषण कोश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, वृषण कोश कहा जाता है, यानी कि स्क्रोटम। क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। नीचे उतर जाते हैं, किसमें उतर आते हैं, पेल्विक रीजन में एक प्रेजेंट थैली नुमा संरचना होता है, पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोश, स्क्रोटम कहते हैं, उसमें उतर आते हैं। लेकिन यदि बात करेंगे मादा का जो अंडाशय है वो उदर गुहा में ही स्थित रहते हैं। देखो, डेवलपमेंट दोनों का एब्डोमिनल रीजन में ही हुआ है। डेवलपमेंट दोनों का, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, दोनों का डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, तो एब्डोमिनल रीजन में ही हुआ है, उदर भाग में ही हुआ है। लेकिन होता क्या है मेल में, कि जो मेल में जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल रीजन से उतरकर पेल्विक रीजन में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, तो एक छोटे से बैग जैसे संरचना होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। लेकिन मादा में जो ओवरीज हैं,
मादा में जो ओवरीज जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो एब्डोमिनल रीजन में ही स्थित रहते हैं। वो क्या रहते हैं? एब्डोमिनल रीजन में ही स्थित रहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जन्म के समय, है ना, जन्म के समय मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो एब्डोमिनल रीजन में ही होता है, उदर भाग में ही होता है। लेकिन वो 7वें महीने से शुरू होता है, तो 9वें महीने या जन्म के समय, है ना, या जन्म के समय, जन्म के दौरान क्या होता है कि वो उदर भाग से श्रोणि भाग में, यानी कि एब्डोमिनल रीजन से पेल्विक रीजन में उतर आते हैं। कहाँ उतर आते हैं? तो वृषण कोश में, स्क्रोटम में उतर आते हैं, है ना, नीचे उतर आते हैं। लेकिन अंडाशय उदर गुहा में ही स्थित रहते हैं। लेकिन अंडाशय कहाँ स्थित रहते हैं? उदर गुहा में ही स्थित रहते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एब्डोमिनल रीजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जबकि पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि नर जनन अंग पाए जाते हैं, अर्थात टेस्टिस पाए जाते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन अंग। ओके, अभी मैंने जो भी पढ़ाया इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर दें। आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे क्लियर किया जाएगा। ओके, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने पढ़ाया अभी और जो भी मैं आगे पढ़ाऊँगा, आप अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके। ओके, और बाकी आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें और